हेलो एवरीवन, मैं ओम प्रकाश प्रजापति ट्रू मीडिया के पॉडकास्ट में एक और शख्सियत को आपके साथ रूबरू कराने आए हैं। आप हैं समाज सेवी, उद्योगपति और चिंतक। आप हैं श्री आर के यादव जी। आर के यादव जी, आपका ट्रू मीडिया के पॉडकास्ट में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। धन्यवाद आपका बहुत। हम जानना चाहेंगे यादव जी कि आपके जीवन में वह कौन सी घटना है जिसने आपको सामाजिक और औद्योगिक सेवा की दिशा में प्रेरित किया। देखिए, हम चूंकि मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं और सबका सपना ये होता है कि हमारा लड़का इंजीनियर डॉक्टर बने। तो जैसे जब हमने उच्च शिक्षा प्राप्त की, उसके बाद बट नेचुरल है कि हम भी दिल्ली आए और जो है सिविल सर्विस की तैयारी शुरू कर दी। उसी पीरियड में हमारा एक प्राइवेट कंपनी में सिलेक्शन हुआ, वहाँ हम गए तो हमने देखा कि एक व्यवस्था में रह करके हम वो कार्य नहीं कर सकते हैं जो हम प्राइवेट सेक्टर में रह के कर सकते हैं। तो हमारा वहीं से एक जो है अलगाव हुआ व्यवस्था से और प्राइवेट सेक्टर को चुना, क्योंकि समाज का कार्य और जो भी हम योगदान देना चाहते हैं वो हम व्यवस्था से बिना रह करके दे सकते हैं। वाह यादव जी, हम ये भी जानना चाहेंगे कि एक उद्योगपति होने के साथ साथ समाज सेवा का आपका जो संतुलन है वो कैसे कर पाते हैं। समाज और समाज सेवा और उद्योग, ये तीनों एक दूसरे से मिले हुए विषय हैं। आप इनको अलग नहीं कर सकते हैं कि उद्योग से क्या होता है कि हम एक समाज का विकास करते हैं। समाज का विकास इसलिए ऐसे होता है कि हम बहुत सारे लोगों को रोजगार देते हैं। रोजगार देने से क्या है कि उनका विकास होता है। तो हम खाली ये मान के चले कि हम समाज का विकास कर रहे हैं तो वो संभव नहीं है। उद्योग ऐसा एक माध्यम है जिसमें अर्थ छुपा हुआ है और अर्थ के बिना आप कोई कार्य नहीं कर सकते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि तीनों चीजों का आपस में सम्मिश्रण है। वाह, बहुत अच्छी जानकारी दे रहे हैं आप। हमारे धन्यवाद। दर्शक बड़ी तन्मयता से आपको सुन रहे हैं। हम आगे बढ़ते हैं कि आपकी जीवन यात्रा, जैसे व्यक्तित्व की, एक व्यक्ति की जीवन यात्रा होती है, जीवन यापन करता है, तो आपकी जीवन यात्रा में सबसे बड़ी चुनौती क्या रही जिसने आपको कुछ ना कुछ सिखाया, और क्या सिखाया ये भी विस्तार से बताएं। देखिए, चूंकि पहले ही हमने कहा कि हम एक मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं और मध्यम वर्गीय परिवार में मुख्य समस्या ये रहती है कि वहाँ अर्थ का संकट रहता है। तो आगे बढ़ने के लिए आपको अर्थ चाहिए होता है और वो आपको प्राप्त करने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है। तो शुरुआती दौर में ये समस्याएं सभी लोगों के साथ में होती हैं कि अपना एक कॉन्फिडेंस बरकरार रखें, अपने बातों पर ध्यान केंद्रित करें और जो आपका मन क्रम वचन यानी कि वाणी जो है उसको संयमित रखें। आपका व्यवहार मधुर है तो आपका जो संघर्षशील समय है उसमें आप बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। यही हमारे साथ रहा है। ऐसी कोई इस जीवन यात्रा में ऐसा कोई सबक जो जिसने आपको बहुत कुछ सिखाया या सही दिशा की ओर लेकर गया है, वो भी हमें साझा करें। ओम प्रकाश जी, बहुत सारे उदाहरण भरे पड़े हैं। क्या होता है कि समाज जो है ना, या जो व्यक्ति विशेष होता है जिसको ह्यूमन बीइंग कहते हैं, उनका अलग अलग ध्येय होता है सोचने का, और हर आदमी की प्रवृत्ति एक अलग होती है। तो हमारी प्रवृत्ति हमेशा ऐसी रही है कि लोगों का सहयोग करना, यानी जोड़ने की प्रवृत्ति रही है। उस जोड़ने की प्रवृत्ति में क्या हुआ कि हमारे से बहुत सारे लोग जुड़े और जुड़ने के साथ साथ हमने उनके बहुत सारे कार्य भी किए, अपने कार्य भी किए, उन्हीं के कार्य भी किए। परंतु जब हमारे को आवश्यकता हुई तो उन लोगों का वो सहयोग नहीं मिल पाया जिसकी हम आशा करते थे। तो ये कुछ ऐसे उदाहरण रहे हैं निश्चित रूप से कि विश्वास करिए पर इतना भी विश्वास मत करिए कि उसमें विश्वासघात हो जाए। वाह वाह यादव जी, यहाँ पर एक और प्रश्न आ रहा है। जैसे कि आपने कहा कि जिनकी हम उपेक्षा करते हैं उनका सहयोग नहीं मिला, क्या ये मनुष्य की प्रवृत्ति है या ये समय का चक्र है या ये सामाजिक ताना बाना है कि जब व्यक्ति की हमें जरूरत होती है, जब व्यक्ति का सहयोग नहीं मिलता और हमेशा हम उनके सहयोग के लिए तत्पर रहते हैं। देखिए, ये मनुष्य की प्रवृत्ति ही है। शुरू से जब से अनादिकाल से मनुष्य आया है तो वो आगे बढ़ने के लिए कुछ चीज़ों को इग्नोर करता है। जो मानवता शब्द होता है ना, उससे वो किनारा करने का प्रयास करता है और शायद उसको वो विकास की यात्रा मानते हैं, पर मेरा ऐसा मानना नहीं है। अगर आप सबको साथ लेकर आगे चलेंगे तो आप अपना भी विकास करेंगे, साथ साथ जो है समाज का भी विकास करेंगे। इन्हीं लाइनों को लेकर के चलना चाहिए। परंतु चूंकि मैंने पहले बोला कि मनुष्य जो है
वो मनुष्यता के साथ न जी करके कभी कभी क्या होता है कि जो पूरे हमारा प्रकृति है, प्रकृति में जितने क्रिएचर हैं, और क्रिएचर में क्या है कि मानस के साथ साथ आपके पशु पक्षी वगैरह, तो वो उनका व्यवहार जो है ना, कभी कभी जो है उधर को ट्रांजिट हो जाता है, वो चीज ठीक नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये भी जानना चाहेंगे यादव जी कि व्यक्ति की प्रवृत्ति बदलती है, उस स्थिति में मनुष्य कुछ सीखता है क्या? मनुष्य जिसके साथ ये घटनाएं घटती है वो मजबूत होता है क्या, और वो नयापन कर पाता है? इस विषय में भी बताएं। बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है कि चीजें जो है आदमी को सिखाती है, ठीक है ना। तो जब चीजें सिखाती हैं तो आदमी उसका मनन करता है कि आखिर हमारी जो जीवन रहा है, जो हमारी यात्रा रही है, वहाँ हमारे से गलतियां क्या हुई, हमारे से भी गलतियां हुई हैं। देखिए, हम एक उद्योगपति हैं, बिजनेसमैन हैं, समाज सेवा का भी कार्य करते हैं, पर हमारा मुख्य फोकस किस पर रहना चाहिए? अपने उद्योग पर रहना चाहिए। तो बीच में कुछ समाज सेवा में हम ज़्यादा ही चले गए, तो उसका निर्णय क्या है कि आपका जो मेन वर्क है उस पर उसका इफेक्ट आना लाजमी है। तो समाज सेवा के साथ साथ आपको जो कार्य कर रहे हैं उस पर ध्यान बहुत ज़्यादा केंद्रित करने की आवश्यकता है। नहीं तो कहते हैं कि आप अपने पद से विफल हो जाएंगे, बिछड़ जाएंगे, या जो भी आप शब्द उसको यूज करना चाहें। तो मेरा कहना है कि आपका कंसंट्रेशन अपने मेन काम के लिए बहुत अधिक होना चाहिए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। यादव जी, हम आगे बढ़ते हैं कि दिल्ली की एक संस्था है ऊर्जा, जो तमाम आरडब्ल्यू को जोड़कर चलाती है और आरडब्ल्यू की आवाज को आगे पहुंचाती है। हम ये जानना चाहेंगे कि ऊर्जा से जुड़ने की जो प्रेरणा आपको कैसे मिली? जी, इसका भी एक बहुत बड़ा मैं आपको कारण बता रहा हूँ। जी। ये शायद 2004 या 5 के आसपास की बात है। तो उस टाइम कांग्रेस की सरकार थी, और दिल्ली में विकास के लिए उन्होंने यमुना के जो तट हैं उन पर जो है कंक्रीटिंग प्लान जो है उन्होंने अपनाने के लिए 5 स्टार होटल वगैरह वगैरह ऐसी उनकी योजना बनी। तो वहीं से संघर्ष शुरू हुआ। तो हम लोगों ने मिल कर के यमुना बचाओ आंदोलन ऐसा करके वहाँ संघर्ष किया, बड़े जो है धरना प्रदर्शन किए। तो सरकार उस पर पीछे हटी। जब पीछे हटी तो हम लोगों को ये लगा कि संघर्ष जो है वो हमको और ज़्यादा समाज के लिए लाभदायक हो सकता है। फिर हमने सोची कि भाई दिल्ली के लोगों के लिए और क्या क्या जो है ज़रूरी है। तो उस समय मेन समस्या थी बिजली की, पानी की और पर्यावरण की। बिजली पर क्या था कि यहाँ टैरिफ जो है हर दूसरे तीसरे महीने में सरकार लगा देती थी। तो पहले हमने बिजली पे बहुत संघर्ष किया। उस टाइम शीला जी मुख्यमंत्री थी, उनसे हमारी 50 मीटिंग हुई और अंतगतत्व जो है हमें उसमें सफलता मिली। इसी तरह से पानी के कार्यक्रम रहे। पानी की समस्या दिल्ली में पहले भी थी, आज भी है और आगे भी बनी रहेगी। उसके विषय पे भी चर्चा करेंगे। तो पानी पर भी हमने संघर्ष किया, तो उसमें भी हमारे को थोड़ी बहुत सफलता मिली। अब वो काम को हम कैसे करें, उसके लिए एक संगठन चाहिए था। तो एक ऊर्जा नाम का संगठन दिल्ली की आरडब्ल्यूएस को मिलाकर के बनाया गया, क्योंकि जो दिल्ली की संरचना है कार्य करने की वो ग्राम विकास टाइप की नहीं है। यहाँ कोई ऐसी संस्था प्राइवेट में नहीं है जो आपके साथ मिलकर कार्य कर सके। सरकार के साथ अपनी योजनाओं को कैसे क्रियान्वयन करना है उसको वो लागू कर सके। तो ऊर्जा का उसमें संगठन हुआ, आरडब्ल्यू इकट्ठी हुई और तकरीबन 6000 आरडब्ल्यू इकट्ठी हुई, और मैं एज ए चीफ कोऑर्डिनेटर दिल्ली उसमें बनाया गया और हमने उसमें बहुत कार्य किया। बहुत अच्छा। मैं भी इस बात का साक्षी हूँ कि आपने ऊर्जा के साथ में बहुत सारे कार्यशालाएं की, काम किया और जमीन स्तर पर काम हुआ। बहुत शुभकामनाएं आपको। यादव जी, हम आगे बढ़ते हैं कि आरडब्ल्यू को कानूनी पहचान दिलाने की प्रक्रिया में सबसे बड़ी चुनौती आपके लिए क्या रही? ओम प्रकाश जी, चूंकि हमारे फादर गवर्नमेंट जॉब में थे और वो ग्राम विकास से जुड़े हुए अधिकारी थे, तो वहाँ पर जो कानूनी सिस्टम है वो ग्राम प्रधान के माध्यम से है। ग्राम प्रधान जो होता है वो गांव के विकास के लिए जो भी सरकार की योजनाएं आती हैं उसको क्रियान्वयन के लिए वो एक पद सृजित किया गया है। परंतु दिल्ली में ऐसा नहीं है। दिल्ली में सरकार की सिर्फ योजनाएं हैं, उसको सृजन करने के लिए कोई ऐसा माध्यम नहीं था। आरडब्ल्यूए एक ऐसी संस्था थी जिसका कोई एक लीगल आइडेंटिटी नहीं थी, न उनके बनाने का कोई प्रारूप है। 4 गलियों की आरडब्ल्यूए बन गई, 10 गलियों की बन गई, एक सोसाइटी की बन गई, तो उससे समस्या सॉल्व नहीं हो रही थी। दूसरी बात ये थी कि जो सरकार है वो डायरेक्ट उनको एड नहीं दे सकती थी। तो शीला जी के माध्यम से हमने जब बात की तो उन्होंने एक आयोग बनाया।
आरडब्ल्यूए को एक लीगल आइडेंटिटी दिलाने के लिए उस आयोग के माध्यम से हमने बहुत सारी सचिवालय में बैठक रखी। तो उसमें बहुत सारी चीजें तय हुई कि आरडब्ल्यूए को आखिर फंड कैसे दिया जाए, काम कैसे किया जाए। परंतु दुर्भाग्यवश उनके दिमाग में कुछ ऐसी बात आ गई कि उन्होंने सोचा कि इसका पॉलिटिकल दुरुपयोग न हो जाए, तो उन्होंने आयोग भंग कर दिया और वो कार्य पूरा नहीं हो पाया। और आज तक दिल्ली में आरडब्ल्यूए को लीगल आइडेंटिटी नहीं मिल पाई है। अगर मिल जाती तो बहुत अच्छा रहता। आपने उस समय कांग्रेस सरकार शीला दीक्षित जी से आपने ये बात रखी, क्या वर्तमान में बीजेपी की सरकार है वहां भी आपने प्रयास किया? ओम प्रकाश जी, अभी जो है हमारी इस संदर्भ में कोई सरकार में बात नहीं हुई है, क्योंकि वर्तमान में हम ऊर्जा में उतने सक्रिय नहीं है। एक दूसरे विश्वव्यापी संगठन के साथ हम कार्य कर रहे हैं। वो संगठन ऐसा है जिसका ध्येय है समाज को जोड़ने का। हम उसमें कभी भी ये प्रयास नहीं करते, न संगठन चाहता है कि जो हम काम कर रहे हैं उसके बदले हमारे को कुछ मिले। तो उसमें हम बहुत समय दे रहे हैं समाज के सुदृढ़ीकरण करने के लिए, देश के विकास के लिए और समाज के विकास के लिए। यादव जी, हम ये भी जानना चाहते हैं कि अभी आपने यमुना सफाई की चर्चा की, उस समय 2004 के समय यमुना की सफाई दिल्ली से जुड़ी हुई और वर्तमान में यमुना की सफाई में कितना फर्क है? क्या उस समय सफाई बेहतर थी या वर्तमान में सफाई है, या यमुना अभी भी प्रदूषित है? इस विषय में भी हमारे दर्शकों को बताएं। ओम प्रकाश जी, यमुना एक नदी नहीं है, वो हमारी एक सांस्कृतिक धरोहर है। हम उससे जो है बहुत ही आत्मीयता के रूप में जुड़े हुए हैं। 2004 में भी वही समस्या थी, आज भी वही समस्या है कि सरकारों ने कभी भी ये ध्यान दिया ही नहीं है कि दिल्ली की जो सीवरेज सिस्टम है उस पर ध्यान दिया जाए। दिल्ली में इतने गंदे नाले यमुना में बीच बीच में मिल रहे हैं, जब तक उस पर कार्य नहीं होगा यमुना कभी भी साफ नहीं हो सकती है। तो कांग्रेस के सरकार में भी ये समस्या रही, हालांकि वादे बहुत आए, उस टाइम भी काम नहीं हुआ। बीच में आम आदमी पार्टी की सरकार आई, उन्होंने भी बहुत वादे किए। अब वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, तो हमको थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क नजर आ रहा है, परंतु अभी भी उसमें बहुत कार्य करने की संभावना है। जो नाले वाली बात की है, अगर ये सरकार भी उस पर कार्य नहीं करेगी तो मैं ऐसा मानता हूं कि यमुना कभी साफ नहीं हो सकती है। और यमुना जब साफ नहीं होगी तो हम निश्चित रूप से मान के चलिए कि इससे जुड़े हुए लाखों करोड़ों लोग हैं, वो हमेशा प्रभावित रहेंगे। वाह, बहुत अच्छे यादव जी। आपने बताया कि 3 सरकारें बदली हैं, पिछले 2 दशक में कांग्रेस भी आई है, आप पार्टी भी आई है, वर्तमान में बीजेपी भी है। लेकिन यमुना माता की जो सफाई व्यवस्था है, यमुना नदी की जो व्यवस्था है, यमुना हमारी जो एक जीवन सूत्र से जुड़ी हुई है, उसकी सफाई नहीं है, वो प्रदूषित है। उसके बावजूद भी हम सरकारें बदली लेकिन सफाई व्यवस्था वहीं की वहीं रही। तो जो प्राणी हैं, जो मनुष्य हैं, जो वहाँ के नागरिक हैं, उनकी सेहत पर, उनके भविष्य पर, उनके जीवन पर इसका क्या दुष्प्रभाव पड़ेगा? देखिए, पर्यावरण एक बहुत बड़ा शब्द है, सभी लोग बोलते हैं, पर मेरे हिसाब से उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता है। हमने यमुना की सफाई के लिए ये मान के चलिए कि टनों टन कूड़ा निकाला। कूड़ा मीन्स प्लास्टिक का, जो है प्लास्टिक लोग फेंकते हैं। हमारे यहाँ, हमारे सनातन धर्म में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि जो हम पूजा पाठ करते हैं और उसका जो कचरा होता है वो इकट्ठा करके पन्नी में रखा और जा करके जमुना में फेंक दिया जा करके। हमने कभी ये देखा ही नहीं है कि जो हम चीज फेंक रहे हैं उससे कितना पर्यावरण को नुकसान हो रहा है। तो हमको ये सोचने वाला विषय है कि ये एक आदमी के ये बात नहीं है, अगर सभी लोग मिलकर कार्य करेंगे तभी कुछ हो सकता है, अन्यथा ये समस्या ऐसी की ऐसी रहने वाली है। बहुत अच्छी जानकारी यादव जी आपने दी। यहाँ एक और प्रश्न आता है कि जब हम विदेश यात्रा पर जाते हैं तो विदेश यात्रा के दौरान हम अगर कोई टॉफी भी खाते हैं तो उसका रैपर भी अपने पॉकेट में या अपने बैग में रखते हैं। यही हिंदुस्तानी जिनकी आप बात कर रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को करना पड़ेगा, जब हम विदेशों में जाकर इन नियमों को अपनाते हैं तो अपने देश में उनको फॉलो क्यों नहीं करते? अब इसके लिए बहुत पीछे जाना पड़ेगा। हम बहुत लंबे समय तक गुलामी में रहे, पहले मुगलों की गुलामी रही, फिर अंग्रेजों की गुलामी रही, तो हमारा जो मन मस्तिष्क है वो अभी भी गुलामी वाला है। हमारे को एक डर चाहिए, डर, और उस चीज में हम बहुत अच्छा कार्य करते हैं। तो कुल मिलाकर के हम चीजों को चाहते हैं परंतु हम वो चीज करना नहीं चाहते हैं, ठीक है ना।
तो कर्तव्य हम अपना जब प्रधान रखेंगे तो हमारे साथ यही समझ, बाहर जब हम जाते हैं तो हमारे दिल में डर रहता है। डर ये होता है कि वहाँ की जो सरकारें हैं, जो उनका कार्य करने का तरीका है, अगर उन्होंने हमारे को दे लिया तो पनिश कर देंगे या हमारे को वापस भेज देंगे। तो यही कारण है कि जैसे ही हम बाहर जाते हैं बिल्कुल मन बदल जाता है। जैसे ही एयरपोर्ट पर हम उतरते हैं, हमारी दिनचर्या वो ही आ जाती है जो हमारी पुरानी है। क्या बात है, बहुत अच्छी जानकारी यादव जी आपने दी कि हमारे भारतीयों के अंदर ये संस्कार इस तरह के भी हैं। क्या यादव जी, अगर हम इन शब्दों को, इन बातों को, इस जीवन शैली को अगर हम बेसिक शिक्षा से जोड़ते हैं, तो जो बच्चा जब प्रथम क्लास से शिक्षा से जुड़ता है और वो बेसिक शिक्षा में सीखता है कि हमें कैसे जीना है, क्या वातावरण रखना चाहिए, तो क्या वो हमारे ब्लड में, वो हमारे ज़हन में, क्या वो संस्कारों में उतर सकता है? देखिए, संस्कार एक बहुत बड़ी चीज़ है। हम आए दिन देखते हैं कि बच्चे ने अपनी माताजी को मार दिया, पिताजी को मार दिया, तो ये मुख्य रूप से एक संस्कारों की ही कमी है। संस्कार कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आप बाज़ार में जाके खरीद के ले आओ। आप जब से बच्चा पैदा होता है, उस समय से उसके अंदर आपको अच्छी चीज़ें डालनी पड़ेंगी। और हम ये चीज़ नहीं डालते हैं क्योंकि हमारा मुख्य फ़ोकस क्या रहता है कि बच्चा पढ़े, 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 उसको पब्लिक स्कूल में भेजते हैं और सिर्फ़ पढ़ाई की तरफ ध्यान दे लेते हैं, अच्छी चीज़ें सिखाने का प्रयास नहीं करते हैं। तो संस्कार तभी आएगा जब उनके माता-पिता में संस्कार होगा, उनके परिवार में संस्कार होगा, क्योंकि हम ये आदत भूल गए हैं। कुटुंब प्रबोधन जो है, घर में बैठने की हमारे अंदर इच्छा ही नहीं रहती है। 4 परिवार के लोग हैं, तो चारों अपने मोबाइल लिए सोशल मीडिया का उपयोग करते आपको दिखाई देंगे। उनकी नज़र नीचे होगी, ना कभी खाना आपस में खाते हैं, ना कभी आपस में बात करते हैं। तो जब इन चीज़ों से क्या हुआ कि आपस में एक दूरी बन गई, पास रहते हुए एक जब दूरी बन गई, उसका ही रिज़ल्ट ये है कि हमारा जो समाज है, वो वेस्टर्नाइज़ेशन की तरफ जो है अग्रसर होता चला जा रहा है और ये हमारे लिए खतरे की घंटी है। यादव जी, आपने खुद महसूस किया कि जो सोशल मीडिया है या ये जो मोबाइल यंत्र हैं, उससे परिवारों में दूरी बढ़ रही है, चाहे वो रिश्ता माँ बेटे का हो या पिता पुत्र का हो, चाहे दादा दादी का हो, बहुत दूरी बढ़ चुकी है। ये क्रिया निरंतर बढ़ती जा रही है, इससे जो है पति पत्नी के बीच में दूरियां बढ़ रही हैं। ये भी कहेंगे कि पति पत्नी के बीच में तलाक के केस भी हमारे भारतीय न्यायालय में बढ़ते जा रहे हैं। इन सबको रोकने के लिए सरकार को, समाज को या प्रत्येक व्यक्ति को क्या करना चाहिए, क्या पहल करनी चाहिए? देखिए, इसमें सरकार तो कुछ कर नहीं सकती। ये बिल्कुल विशुद्ध रूप से सामाजिक सिस्टम है और हमारा सामाजिक सिस्टम जो है वो बिगड़ता चला जा रहा है। इसलिए बिगड़ता चला जा रहा है कि हम लोगों के पास समय नहीं है। हमने आपको मशीन बना लिया है। देखिए, पहले संबंध कैसे चलते थे कि आपका परिवार है, सुबह आप जा रहे तो सुबह परिवार को समय देते थे, शाम को समय पर अपने घर आते थे, उनसे बातचीत करते थे। अब वो चीज़ बदल गई है। हमने अर्थ को प्राप्त करने के लिए अपने को मशीन बना लिया है और हम इतना मशीन बनाते चले जा रहे हैं कि हमारे को एक दूसरे को समझने का समय ही नहीं है। तो उसका यही कारण होता है कि जो आपने तलाक वाली बात की, एक मेरे वकील साहब हैं, उनसे मेरी बात हो रही थी कि हर तीसरे बच्चा जो है वो तलाक ले रहा है। उसका कारण क्या है कि समझने का एक दूसरे को प्रयास ही नहीं कर रहे हैं। आपको जब समय उनको देंगे, जो समय आप अपने बिज़नेस व्यापार को दे रहे हैं, आपको परिवार में भी वो समय देना पड़ेगा, तो निश्चित रूप से इसमें बदलाव आएगा, ऐसा मेरा मानना है। बहुत अच्छी जानकारी आप हमारे दर्शकों को दे रहे हैं। जी। यादव जी, हम आगे बढ़ते हैं कि सरकार, उद्योग और समाज, इन तीनों के बीच में समन्वय कितना आवश्यक है? इसके बिना तो संभव है ही नहीं, क्योंकि तीनों अंग ऐसे हैं कि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सरकार अगर सहयोग नहीं करेगी तो योजनाएं नहीं आएंगी, योजनाएं नहीं आएंगी। जो पब्लिक सिस्टम है वो सरकार के माध्यम से ही चलता है, क्योंकि सरकार हमारे से टैक्स वसूलती है। टैक्स के बदले रोड है, ट्रांसपोर्टेशन है, वो सब चीज़ों का विकास करती है। इसके साथ साथ जो है टेलीकम्युनिकेशन है। अब हम देखते हैं कि 80 के दशक में हमारा टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क बिल्कुल जीरो के बराबर था। आज हर घर में हम देखते हैं कि मोबाइल है, हर बच्चे पे मोबाइल है। इवन जो डिजिटलाइजेशन है, जैसे कि पेमेंट वाला मसला है, तो हमारे यहाँ एक जो सब्जी बेचने वाला है, आप 20 रुपए की चीज़ भी खरीदोगे तो हम पेटीएम के माध्यम से उसका पेमेंट कर सकते हैं। तो सरकार का 25 में आ गया, ये प्राइवेट सेक्टर से चीज़ें नहीं होती है। दूसरा, हमको अपना मन बदलना है। तीसरी चीज़ ये है कि जो हमारे परिवारों में या जो हमारे समाज में ये भ्रांति बनी हुई है कि हमको गवर्नमेंट जॉब करना है या व्यवस्था में जाना है, उस पे हमको ध्यान हटाना पड़ेगा, क्योंकि बिजनेस जो है वो आप कर रहे हैं तो आपके परिवार का भरण पोषण तो कर ही रहा है,
साथ साथ जो है जो स्टार्टअप्स हैं वो 20 परिवार 50 परिवार उनके परिवारों का भरण पोषण भी कर रहा है, ऐसा मेरा मानना है। इसलिए तीनों अंगों का समन्वय बहुत जरूरी है। वाह वाह वाह, बहुत जी। अच्छे बहुत अच्छे यादव जी। हम आगे बढ़ते हैं कि निपमा के आपको महासचिव के रूप में आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि रही, इस विषय में भी विस्तार से हमें बताएं। निपमा एक शॉर्ट नाम है, मतलब एक हमारी संस्था है, नॉर्दर्न इंडिया पेस्टिसाइड मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन। तो चूंकि हम कीटनाशक दवाइयाँ बनाते हैं, हम फर्टिलाइजर बनाते हैं, ये विशुद्ध रूप से एक टेक्निकल उद्योग है। तो इसमें ऐसी आवश्यकता महसूस हुई। उद्योग में हर तरह के लोग होते हैं, पढ़े लिखे लोग भी होते हैं, कुछ कम पढ़े लिखे होते हैं, उनको अनुभव होता है, परंतु टेक्निकल जो भी उद्योग होता है वहाँ टेक्निकल चीज़ों की जानकारी होना बहुत आवश्यक है। तो ऐसा महसूस हुआ कि उस टेक्निकल जानकारी को लोग उपलब्ध कराने के लिए हमको एक संगठन बनाना चाहिए। तो ये इस तरह से संगठन बनाया गया। अब चूंकि हमारी बैकग्राउंड एक टेक्निकल की थी और हमने उस पर बहुत ज़्यादा काम किया हुआ है, हमारी उस शिक्षा भी उसी क्षेत्र में हुई है, तो उसमें हमारे को महासचिव का पद दिया गया। अब उसमें बहुत सारी चीज़ें आई हैं, जैसे अभी इस टाइम डिजिटल का टाइम चल रहा है, तो डिजिटल के लिए भारत सरकार बहुत सारे प्रोग्राम लेके आई है, जैसे इंडियन पेस्टिसाइड मैनेजमेंट सिस्टम एक बिल लेके आई है, उसकी जानकारी हमारे जो है उद्योगपतियों को नहीं है। तो अभी हमने एक सेमिनार रखी थी, उसके माध्यम से ई पोर्टल्स हैं, उसकी जानकारी नहीं है। इसके अलावा बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जो नए नए आते हैं विदेशों से, उसकी जानकारी हम अपने उद्योगपतियों को दिलाते हैं। तो कुल मिलाकर के हम जो हमारे साथ सहयोग होता है वो अपने उद्योगपति जो इस लाइन से जुड़े हुए हैं उनका देने का प्रयास करते हैं। बहुत अच्छे यादव जी। भारत में कीटनाशक और उर्वरक उद्योग का भविष्य कैसे देखते हैं आप? ओम प्रकाश जी, जब हमारा देश आजाद हुआ जी, तो आपको भी पता है कि हमारे दर्शकों को भी पता है कि हमारे यहाँ अनाज नहीं होता था। अनाज आता था अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, मोटा गेहूं होता था जी, और वो भी खाने लायक नहीं होता था। ऐसा नहीं था कि हमारे पास जमीन नहीं थी, जमीन तो थी ना, परंतु डेवलपमेंट्स नहीं था। तो एक ग्रीन रेवोल्यूशन का, हरित क्रांति जो है एक शब्द का 60 के दशक में आया, तो उसमें खाद बीज इन पे बहुत ध्यान केंद्रित किया और कीटनाशक दवाइयों पर जब इस पे काम करना शुरू किया तो धीरे धीरे हमारे जो कृषि वैज्ञानिकों हैं ना, उन्होंने इतना बढ़िया सिस्टम तैयार कर दिया कि आज हम विश्व में दूसरे सबसे बड़े अन्न के उत्पादक देश हैं। वाह, अमेरिका को सप्लाई देते हैं, अमेरिका ने भी चावल हमारे से लेता है, पूरे दुनिया को हम सप्लाई देते हैं अपनी 140 करोड़ की आबादी का पूर्ति करने के बाद, और बहुत बड़ा स्टॉक भंडारण हमारे पास है। तो कीटनाशक, खाद और बीज, ये तीनों चीजें बहुत ही आवश्यक हैं, क्योंकि इसके बिना हमारा जो है तरक्की नहीं हो सकती है। बहुत अच्छे यादव जी। जैसा कि आपने बताया कि कीटनाशक का 60 के दशक में तैयारी हुई और हमारा देश इतना खाद्य पदार्थ बनाता है जो पूरे देश की पूर्ति करने के बावजूद भी और विदेशों में उसकी सप्लाई करते हैं। बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। हम ये भी जानना चाहेंगे कि आत्मनिर्भर भारत की भूमिका के सेक्टर के बारे में आप हमें विस्तार से बताएं। देखिए, इसमें 2-3 चीजें हैं जी। एक तो जैसे हमने बोला कि हमको कुछ तीनों चीजों पे बहुत ध्यान केंद्रित करने की, हम तभी आगे जा सकते हैं। पर्यावरण की दृष्टि से अगर हमने सशक्तता नहीं अपनाई तो हमारे सारे संसाधन खत्म हो जाएंगे। अब उसमें चीजें आती हैं संरक्षण की, जी, जैसे पानी का संरक्षण है, जमीन का संरक्षण है, ऊर्जा का संरक्षण है, जीवों का संरक्षण है। इन पे हमें बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है और ये छोटे छोटे चीजों से उनको पूरा किया जा सकता है। जैसे पानी है, पानी जो है उसका हम नहाने में कम यूज करें, आधा बाल्टी पानी का उपयोग करें। जब हम किसी को, हमारा कोई आगंतुक आता है तो उसको आधा गिलास पानी दें, ठीक है ना। जब हम सेविंग वगैरह करते हैं तो टैप वाटर को चला के न रखें, या तो ये ऐसे संरक्षण पानी का हो जाएगा। जमीन हमारी खराब हो रही है प्लास्टिक से, तो प्लास्टिक पे हमें ध्यान देना है, सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग हम कम से कम करें, क्योंकि प्लास्टिक एक बार जमीन के अंदर पड़ गई तो उसको डिकम्पोज होने में लगभग 500 साल का समय लगता है। ऐसे ही जो है हम ऊर्जा का संरक्षण है, बिजली हमारी आज की ऐसी आवश्यकता है कि उसके बिना हमारा कोई काम नहीं हो सकता है। तो हम 1 यूनिट बिजली बचाने के लिए लगभग जो है हजारों टन कोयले को कम कर सकते हैं, कि 8 ग्राम कोयला लगता है 1 यूनिट बिजली बचाने के लिए। तो देश को सशक्त हम तभी बना सकते हैं कि आपका जो है खाद्यान्न का सिस्टम ठीक रहे,
हमारा आचरण विचार ठीक रहे, हमारा शिक्षा का स्तर बहुत अच्छा रहे और पर्यावरण का सिस्टम बहुत अच्छा रहे, तभी डिजिटल के माध्यम से हम देश को सशक्त बना सकते हैं। वाह 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 वाह। यादव जी, हम ये भी जानना चाहेंगे कि एमजी रोड इंडस्ट्रियल एरिया को देश के अग्रणी औद्योगिक क्षेत्रों में लाने का सफर आपका कैसा रहा? ओम प्रकाश जी, ये इंडस्ट्रियल एरिया 2000 के आसपास गाजियाबाद के नज़दीक बनाया गया। जी आपको मालूम है कि इंडस्ट्री लगाने के लिए एक बहुत बड़ा क्षेत्र चाहिए होता है और एनसीआर में पर्टिकुलर क्या है कि इस जगह का बहुत अभाव है, क्योंकि रेजिडेंशियल भी कॉलोनियाँ बढ़ती जा रही हैं और उद्योगों का भी विकास करना है, दोनों चीज़ें बहुत आवश्यक हैं। तो जब हम उस इंडस्ट्री एरिया में गए तो वहाँ बहुत ही सुविधाओं का अभाव था, न सड़क थी, न पानी था, न वहाँ सिक्योरिटी थी। तो हमने वहाँ पर भी वही कार्य किया। हमारे एक मित्र हैं, उनके साथ मिलकर के हम वहाँ एक एसोसिएशन बनाई, एमजीआर इंडस्ट्रियल एसोसिएशन, और उसमें बहुत अधिक कार्य किया। अधिक कार्य करने से क्या हुआ कि बिजली का 132 केवीए का जो है हमने सब स्टेशन बनाया, वहाँ पुलिस की व्यवस्था की। तो आज वो इंडस्ट्रियल एरिया गाजियाबाद के सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्रों में माना जाता है। और बात वही रहती है कि वहाँ भी उद्योग हैं, 2000 के आसपास उद्योग हैं। उनको भी जो समस्याएं हैं उनको सॉल्व करने के लिए हम, चूँकि वहाँ एक वाइस प्रेसिडेंट के रूप में काम करते हैं, तो जो हमारे से होता है उद्योगों के विकास के लिए हम वहाँ भी कार्य करते हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। नए उद्यमियों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे कि वो किस तरह से कार्य करें, चाहे वो आपके एमजी औद्योगिक क्षेत्र हो या अन्य क्षेत्र हो? सबसे बड़ा है सेल्फ कॉन्फिडेंस, जी अपने विचारों में तन्मयता, और सबसे बड़ी बात है कि अपनी जो आपके कमिटमेंट्स हैं ये बहुत आपके सुदृढ़ होने चाहिए। अगर तीनों चीज़ें आपके अंदर हैं तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि हमारा देश जो है बहुत कम समय में, जैसे 2048 का विकसित भारत रखने का एक वो लक्ष्य रखा गया है, उसको हम उससे पहले प्राप्त कर सकते हैं। स्टार्टअप जरूरी है, किसी देश का विकास जो है वहाँ के उद्योगों से चलता है। आप एक चीज मान के चलिए कि हम जो है 1948-1950 के आसपास आजाद हुए, तो हमारे यहाँ औद्योगिकरण था नहीं। 100 साल पहले इंग्लैंड में औद्योगिकरण शुरू हो चुका था, अमेरिका में शुरू हो चुका था, यूरोपियन कंट्री में शुरू हो चुका था। तो हम 100 साल बाद जो है औद्योगिकरण में आए। आज हमारी पोजीशन क्या है कि बहुत अच्छी पोजीशन में है। चाइना बहुत हमारे से आगे निकल गया है क्योंकि उसने उद्योग की तरफ बहुत ध्यान दिया है। तो जो देश उद्योगों की तरफ ध्यान नहीं देता है या उसके विकास करने में सहयोग नहीं करता है, वो मेरा ऐसा मानना है कभी भी जो है बहुत ऊंचाइयां प्राप्त नहीं कर सकता। वाह वाह वाह, बहुत अच्छी जानकारी। यादव जी, हम जानना चाहेंगे कि युवाओं को राष्ट्र निर्माण से जोड़ने के लिए और क्या-क्या प्रयास करने हैं? जी, आपका बहुत उत्तम प्रश्न है। देखिए, हमको उनको प्रोत्साहित करना पड़ेगा। जी जो हमारी शिक्षा प्रणाली है वो किसने दी है? चली आ रही है अंग्रेजों की टाइम की। लॉर्ड मैकाले, आप सभी लोग जानते हैं कि उसने जो शिक्षा का हमारा नुकसान किया है, क्योंकि हमारे यहाँ पहले गुरुकुल पद्धति थी जी और याद करने की मतलब है, हमको याद करा करके सब विषयों को आगे बढ़ाया जाता था। तो उन्होंने क्या है उस पद्धति को नष्ट किया और हमारे यहाँ के ब्लैंक एजुकेशन थोप दी। हमने पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, ग्रेजुएशन कर लिया, पर हमारे को कोई जानकारी नहीं होती है। तो हमको शिक्षा में अपना अमूल-चमूल परिवर्तन करना पड़ेगा। जब तक हम वो नहीं करेंगे, आप देखिए कि एक बच्चे को पढ़ाने में पूरे घर का संसाधन लग जाते हैं, तो क्या होगा? शिक्षा का व्यवसायीकरण हो गया। उसमें वो योग्यता नहीं आ पा रही है, उसमें वो क्वालिटी नहीं आ पा रही है, परंतु क्या है? पैसा बहुत खर्च हो रहा है। हमको उसी पद्धति पे जाना पड़ेगा, तभी हमारा जो है नया युवा हमारे को मिल करके आगे देश को ले जाने में सक्षम होगा। बहुत अच्छे। यादव जी, आपने कहा कि जो हमारा युवा है वो शिक्षित तो हो रहा है, लेकिन उस शिक्षा में जी नहीं पा रहा है। डिग्री, कागज तो मिलते हैं उसे, लेकिन वो प्रैक्टिकली नहीं जी पाता। अगर ऐसा कुछ ताना-बाना बनता है सरकार या सामाजिक रूप से कि बच्चा शिक्षा के साथ-साथ शिक्षा को जिए, तो वो आत्मनिर्भर हो सकता है। वो स्वयं के साथ-साथ 10 लोगों को और नौकरी पर दे सकता है, जॉब दे सकता है। इस विषय में भी विस्तार से हमारे युवाओं को बताएं। बिल्कुल सही बात है आपकी। देखिए, ऐसा है कि बात वहीं आ जाती है। हमारा ये जो जो विदेश हैं, वहाँ क्या है कि पारिवारिक सिस्टम नहीं है। हमारे आज जो हम सबसे अग्रणी के हैं कि हमारे यहाँ पारिवारिक सिस्टम है, एक परिवार है। हम सब लोग उसमें परिवार में मिलकर रहते हैं
उससे क्या होता है कि बच्चे का विकास भी होता है और हमारे और लोग साथ में रहते हैं उनका भी विकास होता है। तो हमको इन चीज़ों पे शुरू से ही, जो पहले हमने बोला था कि जब तक संस्कार हमारे यहाँ डेवलप नहीं होंगे बच्चे में, तब तक आप ये मान के चलिए कि हम विकास की राह पर उनको नहीं ले जा पाएंगे। बहुत अच्छे यादव जी, आपने बहुत सटीक बात कही है हमारे दर्शकों को। आज का भारत किन किन सामाजिक चुनौतियों से गुजर रहा है और उसके समाधान क्या है, इस विषय में भी बताएं। देखिए, हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है जी और लोकतांत्रिक देश में चुनाव एक चुनावी प्रक्रिया होती है। जी। शुरुआत में तो सब ठीक चला, हमारे यहाँ जो समाज का ताना बाना था वो एक तरह से फैब्रिक की तरह काम कर रहा था। परंतु जो नए नए राजनेता आए उन्होंने अपने कार्य को बढ़ाने के लिए सबसे पहले किया कि समाज के विखंडन का कार्य किया। हम, आपको पता है कि हमारा पूरा समाज जातियों में बटा हुआ है और वो जातियों का सिस्टम ऐसा है कि अगर हमने कहीं भी उस पर चोट मारने का प्रयास किया तो नुकसान किसको होगा? हमारे फैब्रिक को होगा, हमारे ताने बाने को नुकसान होगा। तो उन्होंने सबसे पहले, जो राजनेता थे, उन्होंने फैब्रिक को खत्म करने के लिए उस पर अटैक किया। उससे क्या हुआ? उनको तो लाभ हो गया, परंतु हमारा जो पूरा एक फैब्रिक था उसमें क्या है कि बहुत गिरावट आ गई। बहुत बड़े समाज के तबके आपस में अलग अलग अपना जो है अलाप लागने लगे हैं। कोई किसी को बोलता है, कोई किसी को मानता है और आपस में समाज आपस में आज ऐसी पोजीशन में आ गया है कि एक दूसरे से संघर्ष करने की पोजीशन में आ गए। अगर आपने उनके महापुरुष को, उन्होंने अपने अपने महापुरुष बना लिए, जबकि महापुरुष तो सबके होते हैं। सबके हैं। अगर आपने किसी महापुरुष के बारे में बोल दिया तो वो आपसे भिड़ जाएंगे, वो बोल देंगे तो आप भिड़ जाएंगे। तो हमको सभी को मिल करके इस पे बहुत कार्य करने की आवश्यकता है। तो मैं निश्चित रूप से आपको बता रहा हूँ कि अगर इस पे ध्यान न दिया गया तो हमारा समाज विखंडित होगा, समाज विखंडित होगा तो हमारा देश विखंडित होगा, और अगर देश विखंडित हो गया तो आप देखिए कि आजकल पूरी दुनिया में क्या हो रहा है, विश्व युद्ध वाली पोजीशन चल रही है। हम इतने सशक्त हैं कि हम अपने को एक किए हुए हैं, तो हमको समाज बचाना है, तो इस चीज पर हमको बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। ये कह सकते हैं कि जिस तरह से आज हमें 8 दशक हमें आज़ादी को मिले, अगर इस पर अंकुश नहीं लगाया गया या चिंतन नहीं किया गया तो हम फिर से गुलाम की स्थिति में आ जाएंगे, क्योंकि हम आपस में ही एकजुट नहीं रहेंगे तो कोई ना कोई इसका लाभ उठाएगा। देखिए, गुलामी क्या होती है? पहले हमारा यहाँ राजाओं का युग था, है ना? कोई एक जिले का राजा, कोई एक तहसील का राजा, कोई 4 जिले का राजा, ऐसे राजाओं का समय था, ठीक है ना? उसके उनके कोई नियम कानून नहीं होते थे। अब तो फिर भी हमारा संविधान है, पर संविधान को मानने की बाध्यता भी तो हमारे अंदर होनी चाहिए ना। संविधान आकर डायरेक्ट तो काम करेगा नहीं, ना हमारे पास इतना प्रशासन है कि हर आदमी को जो है सुधारने का कार्य करे। ये तो हमारे अंदर जन जागरण अपने आप ही आना चाहिए ना। तो जब तक जन जागरण नहीं होगा समाज का, तब तक हम उस चीज को आगे नहीं ले जा सकते हैं। बहुत अच्छे यादव जी, हम ये भी जानना चाहेंगे कि हमारा जो भारत है आगामी 10 वर्ष बाद किस रूप में दिखेगा, किस रूप में रहेगा, इसे भी हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, आप ये मान के चलिए कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो कितनी तेजी से बढ़ रही है। कोरोना काल में जो देश महान बोले जाते थे उनकी अर्थव्यवस्था भी बहुत नीचे गई है। जीडीपी आप उनके देखिए कि किसी की 2 के आसपास, किसी की 3 के आसपास घूम रही है। चाइना एक पूरे दुनिया का हब है, मैन्युफैक्चरिंग हब है, उसकी अर्थव्यवस्था भी जीडीपी के रूप में नीचे गई, परंतु भारतवर्ष की जीडीपी जो है लगातार बढ़ती चली जा रही है। उसका मुख्य कारण क्या है? उसका मुख्य कारण क्या है? ये है कि हम जो लोग हैं, हमारा जो समाज है, जो हमारी संस्कृति है, उसका बहुत बड़ा योगदान है। तो संस्कृति हमारी मजबूत होने करके आप देखिए कितना हम गुलाम रहने के बाद भी हमारी संस्कृति को उतना नष्ट नहीं हो पाया जितना और जगह हुआ है। तो मेन 10 साल में हम ये मान के चलते हैं कि हम पूरी दुनिया की, अगर पहली अर्थव्यवस्था नहीं बन पाई तो दूसरी अर्थव्यवस्था जरूर बन जाएंगे। उसमें हमारे युवाओं का योगदान है, हमारे उद्योगपतियों का योगदान है, और सबसे बड़ा जो डिजिटल सिस्टम चल रहा है उसका बहुत बड़ा योगदान है। तो उसमें मैं जो हमारी वर्तमान सरकार है, जो प्रधानमंत्री जी है, उनका भी बहुत आभार व्यक्त करना चाह रहे हैं कि वो हमारा मार्गदर्शन बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं। और जब मार्गदर्शन अच्छा होता है तो निश्चित रूप से हम एक तेजी से कार्य करने के सक्षम होते हैं। वाह वाह, अच्छी जानकारी दी यादव जी। यादव जी, चलते चलते हम एक अंतिम प्रश्न और करेंगे कि
युवाओं को, उद्योगपतियों को और समाज सेवियों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे ताकि वो सकारात्मक जी सके, सकारात्मक रह सके और सकारात्मक जीवन यापन कर सके? देखिए, उद्योग, समाज, जैसे पहले भी बोला, या सरकार, तीनों एक ही अंग है। जी। उद्योग में सबसे बड़ी चीज है कि हमको गुणवत्ता पे बहुत विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। हमारे उद्योगपति ने अगर गुणवत्ता पर ध्यान नहीं दिया तो क्या होगा कि हम उसमें पिछड़ जाएंगे। ठीक है ना जी। सरकार को चाहिए कि जो हमारे से कर वसूलती है उस कर का उपयोग सार्वजनिक रूप से समाज के उत्थान में कार्य करने के लिए लगाना चाहिए। वाह। तो ये चीजें हैं, थोड़ी सी जो है इन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। और युवाओं के लिए भी क्या कहेंगे? हाँ, चूंकि युवा बहुत जल्दी भटकता है। युवा को उसका मन ऐसा चंचल होता है कि अगर उसको किसी ने बता दिया, मान लो किसी वो तांत्रिक के चक्कर में फंस गया कि 2 और 2 जो है 22 होते हैं, तो वो उसमें पड़ जाता है। हमको सिर्फ अपना ध्यान केंद्रित करते हुए अपनी शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करें। उसके बाद में जो भी हम जॉब करना चाह रहे हैं उसमें मन लगा करके कार्य करें और सरकारी जो व्यवस्था है उसकी तरफ पीछे न भागें, अपने स्टार्टअप शुरू करें। अब हम देख रहे हैं कि हमारे लोग सीईओ तो हो जाते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों, गूगल में हो जाते हैं और उसमें हो जाते हैं, फेसबुक में हो जाते हैं, पर वो अपना कार्य नहीं कर पाते। ये हमारी की मेंटेलिटी है। हमको अपना कार्य करना है। अमेरिका क्यों आ गए? सारी बड़ी कंपनियां कहाँ की? अमेरिका की। उसमें काम करने वाले कौन लोग हैं? हमारे IITians हैं, MBBS हैं। तो हम दूसरे के यहाँ जाकर काम करने के लिए तो बहुत उच्च पदों पर उनको ले जाते हैं उच्च कार्य के लिए, पर अपना कार्य नहीं करते। हमको ये चेंज करने की बहुत आवश्यकता है कि हम वहाँ कार्य जो कर रहे हैं उस पर ध्यान न दे करके अपने भारतवर्ष में आए और यहाँ पर जो अपना स्टार्टअप शुरू करें और हमारे देश को आगे ले जाने में बहुत बड़ा योगदान है। वाह वाह यादव जी, बहुत अच्छी जानकारी आपने युवाओं को दी कि हम दूसरे देश को डेवलप कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं। अगर हम अपने लिए करेंगे तो वो देश भी हमसे जुड़े रहेंगे और सकारात्मक रूप से जुड़े रहेंगे। बिल्कुल। आपने अपने बेशकीमती समय से, व्यस्तता के साथ अपने इतना बेशकीमती समय दिया, उसके लिए हम धन्यवाद बहुत बहुत करते हैं। ओमप्रकाश जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे जो है एक मौका दिया पब्लिक के बीच में आने का। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।